हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में हम पढ़ेंगे फ्लो ऑफ हीट। थर्मोडायनेमिक्स का अगर डाइसेक्शन करते हैं, दूसरा है डायनामिक्स। थर्मो मतलब हीट, डायनामिक्स मूवमेंट। तो हम एक ब्रांच ऑफ साइंस पढ़ेंगे जिसमें हम हीट की मूवमेंट समझेंगे। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे थर्मोडायनेमिक्स की। थर्मोडायनामिक्स ब्रांच ऑफ साइंस which studies motion of thermal energy। तो थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली दो प्रकार की होती है। थर्मोडायनेमिक्स मिक्स को हमने दो पार्ट्स में क्लासिफाइड किया है। पहला है क्लासिकल, दूसरा है स्टैटिकल। क्लासिकल बेसिकली मैक्रो ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड है, और जबकि स्टैटिकल माइक्रो ऑब्जेक्ट के लिए। स्टैटिकली फाइनली हम इस चैप्टर में डील नहीं करेंगे, इसको पढ़ने नहीं है, हायर स्टडीज में है। बेसिकली हम क्लासिकल पढ़ेंगे, मतलब स्टैटिकल नहीं पढ़ना सर, नहीं पढ़ना सर, ऐसे ही बताते जाओ क्या नहीं पढ़ना। अब हम आगे बढ़ेंगे। थर्मोडायनेमिक्स टर्मिनोलॉजी। थर्मोडायनेमिक टर्मिनोलॉजी। थर्मोडायनेमिक टर्मिनोलॉजी में पहला पढ़ेंगे हम यूनिवर्स। अवेलेबल, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, अवेलेबल स्पेस फॉर थर्मोडायनेमिक स्टडी। यूनिवर्स तुम अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। यूनिवर्स बेसिकली तुम अपने घर को भी मान सकते हो, मतलब अपने रूम को भी मान सकते हो। यूनिवर्स के बाद आएगा सिस्टम। सिस्टम बेसिकली क्या होता है? पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज अंडर स्टडी। तो बेसिकली तुम अगर रूम को मान रहे हो यूनिवर्स, तो तुम्हारे लिए टेबल भी सिस्टम हो सकता है, चेयर भी हो सकता है सिस्टम, और इवन कुछ भी चीज़ को हम मतलब सिस्टम मान सकते हैं। लेकिन बेसिकली हम समझने के लिए थर्मल एनर्जी को समझने के लिए एक सिस्टम लेंगे, जिससे सिस्टम से ही एनर्जी और ट्रांसफ़र होती है, एनर्जी का लेन देन सिस्टम करता है। थर्ड, सराउंडिंग। ये एनर्जी का लेन देन किससे करता है? अब आएगा सराउंडिंग।
स्पेस एक्सेप्ट सिस्टम सिस्टम अगर सिस्टम को छोड़ दें तो हमारे सपोज दैट ये यूनिवर्स है, समझा रहा हूँ, सराउंडिंग समझा रहा हूँ। सपोज दैट इस यूनिवर्स है, यूनिवर्स, अगर ये यूनिवर्स है इसको हम सपोज दैट मान के चल रहे हैं सिस्टम। तो स्पेस एक्सेस सिस्टम, सिस्टम को छोड़ के सभी जो ये स्पेस आ रही है इसी को बोलेंगे हम सराउंडिंग, सराउंडिंग। अब थर्ड पढ़ेंगे हम, फोर्थ, बाउंड्री। सरफेस सेपरेटिंग सिस्टम एंड सराउंडिंग, सिस्टम एंड सराउंडिंग। बाउंड्री बेसिकली ये होती है जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करती है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बाउंड्री। बेसिकली ये टर्म तुमको समझ में आए होंगे कि सपोज दैट ये एक रूम, एक यूनिवर्स मान लो, इसमें कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसको तुम सिस्टम मान सकते हो, जिससे एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा, और वो ट्रांसफ़र लेन देन किससे करेगा, सराउंडिंग से करेगा। कोई भी सिस्टम है तो एनर्जी ट्रांसफ़र मतलब अपने एनर्जी का लेन देन करेगा वो सराउंडिंग से करेगा। और बाउंड्री बेसिकली सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करती है। जैसे बाउंड्री को अगर मैं तुमको कायदे से समझाऊँ, एक गैस जला लो, अगर गैस में तुमको दूध गर्म करना है तो क्या मतलब तुम डायरेक्ट दूध डाल दोगे गैस के ऊपर ले गर्म हो जा, ऐसा नहीं होगा। उसके लिए मतलब तुमको एक बाउंड्री की ज़रूरत पड़ती है। मतलब बाउंड्री बेसिकली सिस्टम गैस की फ्लेम मान लो, सराउंडिंग मान लो दूध जो गर्म हो रहा है। तो मतलब बाउंड्री बेसिकली तुम किसको कहोगे, केटल को, मतलब जो भगोनी होती है उसको हम मतलब बाउंड्री कहेंगे। एक नोट लिख लो तुम, नोट एनर्जी ट्रांसफर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, सिस्टम एंड सराउंडिंग always takes place by a boundary। जो भी एनर्जी ट्रांसफर होगी उसमें सिस्टम और सराउंडिंग, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया गैस मतलब दूध गर्म करने का। तो हम फाइनली आगे बढ़ेंगे। अब हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ बाउंड्री, टाइप्स ऑफ बाउंड्री, टाइप्स ऑफ बाउंड्री, टाइप्स ऑफ बाउंड्री। तो बेसिकली बाउंड्री 3 प्रकार की होती है। तीन तरह की होती है। पहली होती है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टेंस। ऑन द बेसिस एग्जिस्टेंस में भी ये 2 प्रकार की होती है। पहली होती है रियल, दूसरी होती है इमेजिनरी। अब इसको समझेंगे, रियल और इमेजिनरी का कंसेप्ट। सपोज दैट एक ग्लास है, इसमें कुछ पानी है, तो मतलब रियल बाउंड्री तो ये ग्लास हो जहाँ तुम पकड़ते हो सॉलिड पार्ट, तो मतलब ये रियल बाउंड्री है।
और जबकि ये ऊपर से जो दिख रहा है पानी का लेवल, ये फाइनली इमेजिनरी को शो कर रहा है, इमेजिनरी बाउंड्री को। और अब हम पढ़ेंगे ऑन द बाउंड्री दूसरे प्रकार की, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर में भी दो प्रकार की होती है। पहली होती है रिजिड, दूसरी होती है फ्लेक्सिबल। रिजिड में अगर तुम समझना चाहो तो ग्लास ही समझ लो, बेसिकली ग्लास का जो बर्तन होता है वो रिजिड होता है। और फ्लेक्सिबल में तुम बलून को ले सकते हो, बलून का साइज भी बढ़ सकता है, घट सकता है, टायर ले सकते हो, फाइनली बलून। अब थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। ऑन द बेसिस ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी में भी दो प्रकार की होती है। पहली डायथर्मिक, दूसरी होती है एडियाबैटिक। डायथर्मिक बेसिकली हीट को मतलब पास हो जाने देता है, हीट का अलाउ हीट पासेज। और एडियाबैटिक बेसिकली इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। डू नॉट अलाउ हीट टू पास, फाइनली ये इतने बाउंड्री तो तुमको अब क्लियर तरीके से समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ सिस्टम पे हम पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ सिस्टम। तो पहला पढ़ेंगे हम ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम मतलब ओपन सिस्टम बेसिकली वो होता है जो मतलब सिस्टम एनर्जी को भी और मास को भी दोनों को मतलब दोनों में अंदर बाहर जाने दे, मतलब सिस्टम के। ओपन सिस्टम। टाइप्स ऑफ सिस्टम which allow passage of heat, passage of energy and mass। मतलब जिसमें एनर्जी और मास दोनों का ट्रांसफर हो उसको ओपन सिस्टम बोलते हैं। जैसे इसका एग्जांपल लेंगे तो एग्जांपल टी इन ए ओपन कप। बेसिकली अगर चाय ओपन कप में लेंगे तो वो चाय धीरे धीरे ठंडी भी होगी और उससे मतलब कुछ वेपर निकलेंगे, मतलब मास भी ट्रांसफ़र हो रहा है और मतलब एनर्जी भी ट्रांसफ़र हो रही है क्योंकि चाय धीरे धीरे ठंडी होगी। तो आई थिंक ओपन सिस्टम तुमको समझ में आया होगा कि मतलब वो सिस्टम जो एग्जाम। और दूसरा एग्जाम्पल अगर लिखना चाहें तो ह्यूमन बॉडी भी एक ओपन सिस्टम की तरह बिहेव करती है। जैसे हम खाना खाते हैं, एग्जिस्ट भी करते हैं, और हम खाना खा के कुछ काम करने में अपनी एनर्जी भी निकालते हैं, मतलब ह्यूमन बॉडी भी ओपन सिस्टम है। तो इसमें फाइनली एक सिंपल शब्दों में बताऊं तो एनर्जी का भी ट्रांसफ़र होता है और मास का भी। दूसरा है क्लोज
सिस्टम। टाइप्स ऑफ सिस्टम, सिस्टम which allow passage of energy not mass। तो क्लोज सिस्टम बेसिकली, अगर इसको क्लोज सिस्टम को समझेंगे तो ऐसे समझेंगे, टी इन ए क्लोज कप, टी इन ए क्लोज कप, क्लोज कप। अगर तुम एक सपोज दैट एक कप लिया, अगर उसके ऊपर तुमने एक प्लेट रख दी तो फाइनली जो वेपर्स होंगे वो तो निकलेंगे नहीं, मतलब मास ट्रांसफर नहीं हुआ इसमें, लेकिन चाय धीरे धीरे ठंडी हो जाएगी, मतलब कि एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। तीन है क्लोज कप, ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट मतलब ट्यूबलाइट से एनर्जी तो निकलती है लेकिन मास थोड़ी ना। तो इसको सिंपली इस तरह से डिनोट कर लो तुम, जिससे पढ़ने में मतलब आसानी रहे। एनर्जी का ट्रांसफर इसमें होता है, मास का नहीं होता। फाइनली डायग्राम देख के तुमको मतलब रिवीजन में काम आएंगे डायग्राम। थर्ड है ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। टाइप्स ऑफ सिस्टम, which allow नहीं, which neither allow passage of heat and mass। बेसिकली हीट को एनर्जी एंड मास। इसको कैसे समझेंगे एग्जाम्पल से, टी इन ए थर्मस फ्लास्क, टी इन ए थर्मस फ्लास्क। अगर तुम चाय को एक इंसुलेटेड थर्मस में मतलब रख दो तो फाइनली वो गर्म भी रहती है, उसकी वेपर भी कहीं नहीं जा पाती, तो मतलब इसको फाइनली बोलेंगे आइसोलेटेड सिस्टम। वैसे इस दुनिया में रियल में कोई आइसोलेटेड सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता एक्सेप्ट यूनिवर्स। यूनिवर्स है जो वाकई आइसोलेटेड सिस्टम है। तो इसमें एक डायग्राम बनाएंगे, एनर्जी और मास का दोनों का ट्रांसफर नहीं होगा। आई होप तुमको समझ में आए हुए टाइप्स ऑफ सिस्टम। तो अब इनको रब कर रहा हूँ। अब फाइनली हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम हेडिंग लगाते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम की। प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। तो पहली प्रॉपर्टी है स्टेट फंक्शन। प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम which depend on initial state and final state, neither process followed by it, followed
by the process। मतलब स्टेट फंक्शन को कैसे समझेंगे? सपोज दैट एग्जाम्पल आप समझ रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट तो डिस्प्लेसमेंट चाहे तुम ए से बी में, चाहे ऐसे जाओ, चाहे ऐसे जाओ, चाहे कहीं से भी जाओ, फाइनली कितने भी रास्ते हो, लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट तो सिंपली यही रहेगा ना, ए से बी। डिस्प्लेसमेंट तो सेम ही रहेगा। तो फाइनली ये स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन इनिशियली और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है, प्रोसेस पे डिपेंड नहीं करता। दूसरा पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन स्टेट फंक्शन में चलो और लिखवा दे रहा हूँ कि मतलब एक नोट लिखवा रहा हूँ स्टेट फंक्शन में। नोट चेंज इन स्टेट फंक्शन change in state function is denoted by डेल्टा। डेल्टा बेसिकली क्या है? फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट। फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट। फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट को ही डेल्टा बोलते हैं। तो आई थिंक स्टेट फंक्शन तुमको समझ में आया होगा। चलो और तुमको ढंग से समझा दे रहा हूँ। दूसरा एग्जाम्पल लिखिए, एनर्जी। अब मतलब एनर्जी, तुम थक गए, मतलब तुम थक गए हो। अब कैसे थके हो? काम करके थके हो, पढ़ के थके हो, या कुछ भी, सो के भी थके हो, मतलब फाइनली थक गए। तो मतलब वो कैसे थके, प्रोसेस का पता नहीं है, बस थक गए। मतलब एनर्जी भी इसके एग्जाम्पल है। ऐसे ही मतलब कई एग्जाम्पल और हो सकते हैं। दूसरा स्टेट फंक्शन के बाद हम पढ़ेंगे पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन में प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम whose value depend upon initial state and final state as well as process followed by it मतलब बेसिकली इसके एग्जाम्पल हैं हीट, वर्क, एक्सेट्रा। इसमें पाथ फंक्शन की एक बात है, इसमें चेंज नहीं आएगा, डेल्टा नहीं लगा सकते इसमें, हीट में भी वर्क में भी। और इस मतलब स्टेट फंक्शन की मतलब चेंज लगा सकते हैं, डेल्टा लगा सकते हैं। तो बस फाइनली ये है पाथ फंक्शन। एग्जाम्पल जो कि लर्न करना है, इधर ही से मतलब क्वेश्चन इधर ही से बनेंगे एग्जाम्पल से। तो हम तीसरी प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं। इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। थर्ड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम whose value is
डिपेंड ऑन मास एंड साइज ऑफ मास एंड साइज, मतलब जो प्रॉपर्टी की वो प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम विच डिपेंड अपॉन मास एंड साइज पे, मतलब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बेसिकली इसके एग्जांपल समझेंगे तो जैसे मास, एनर्जी, मास मोल, वॉल्यूम एक्सेट्रा, मतलब प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम मास पे और साइज पे डिपेंड कर रहा है। कैसे कर रहा है, जैसे सपोज दैट इसका मास m था, अगर हम इसको 20 से कट करेंगे तो मास फाइनली m/2 हो गया। तो इसका मतलब है ये डिपेंड कर रहा है मास पे, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डिपेंड अपॉन मास। सपोज दैट वॉल्यूम v था इसका, अगर अपन ने कट कर दिया इसका तो v/2। अगर छोटा ऑब्जेक्ट लेंगे तो उसके मोल कम रहेंगे, अब बड़ा ऑब्जेक्ट लेंगे तो उसके मोल, मतलब और बड़ा ऑब्जेक्ट तो उसके मोल ज़्यादा, इसके मोल कम। मतलब फाइनली तुमको देखना है एक्सटेंसिव, अगर देखना है तो उसको कट कर दो, अगर वो उसकी वैल्यू डिवाइड हो रही है, कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, तो उसको तुम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोल सकते हो। तीसरी चौथी इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी property of system which depend on which do not depend on mass and size। मतलब इंटेंसिव प्रॉपर्टी को हम समझेंगे एग्जाम्पल से। सपोज दैट हमने एग्जाम्पल लिया टेम्परेचर, डेंसिटी। अगर सपोज दैट एक रूम है, रूम का कुछ टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस, अगर तुम इसको कट करो तो जो ये इतना पोर्शन रहेगा ये भी 50 डिग्री सेल्सियस रहेगा, इसका इतना भी पोर्शन लोगे तो ये भी 50 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अगर डेंसिटी सपोज दैट ये एक पत्थर है, इसकी डेंसिटी सपोज दैट d है, कोई भी मेटल है, अगर चाहे उसका इतना पार्ट लो, चाहे मतलब पूरा पार्ट लो, उसकी डेंसिटी कभी चेंज होगी? चाहे तुम सीधा बात है कट करके देखो, तुमको जैसे एग्जामिनर कुछ भी ऑप्शन दे दे, तुमको फाइनली कट करना है, सब कट करके देखो डेंसिटी चेंज नहीं होगी कट करने पर, जो भी डेंसिटी इनिशियल थी वो फाइनली दोबारा पहले जो, मतलब अगर डेंसिटी इसकी डी है तो चाहे तुम इतना पोर्शन लो उसकी डेंसिटी सेम डी ही रहेगी ना। इसके कुछ और एग्जांपल लिखवा दे रहा हूँ। बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, एसेट्रा। अब एक नोट और लिखवा दे रहा हूँ, नोट रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज ऑलवेज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इस लाइन का भी मतलब समझा रहा हूँ, जैसे रेशियो टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज ऑलवेज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो लेके देखूँ, मतलब ये स्टेटमेंट बोल रहा है तो ये इंटेंसिव होगा। सपोज दैट एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है, मास है, मास, और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वॉल्यूम भी है, तो फाइनली डेंसिटी क्या निकल के आया, इंटेंसिव प्रॉपर्टी निकल के आया या नहीं आया, समझ या नहीं? इस रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज ऑलवेज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ये तुमको समझ आया होगा आई थिंक, सीधा सीधा समझ आया होगा। अब हम पढ़ रहे हैं आगे।
थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस। अब हम पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में पहला है आइसोथर्मल। आइसोथर्मल में टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट। टेम्परेचर अगर कांस्टेंट T1 बराबर T2 होगा तो डेल्टा टी इसमें आएगा 0। इसको बोलते हैं आइसोथर्मल। सेकंड आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस बेसिकली प्रेशर इसमें कांस्टेंट रहता है, प्रेशर कांस्टेंट P1 इज इक्वल टू P2। तो इसमें डेल्टा P कितना, चेंज इन प्रेशर कितना रहेगा, सिर्फ कांस्टेंट है तो 0 रहेगा। सेम थर्ड आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, मतलब V1 इज इक्वल टू V2। डेल्टा V इसमें क्या रहेगा, 0। फोर्थ एडियाबैटिक प्रोसेस। इसमें Q 0 होता है, हीट का ट्रांसफर, डू नॉट अलाउ ट्रांसफर हीट, डू नॉट अलाउ टू पास हीट, इसको बोलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। अब एक और प्रोसेस पढ़ा दे रहा हूँ जो कि बेसिकली तुमको फिजिक्स में पढ़ाया जाता है, लेकिन मैं इधर कवर कर ले रहा हूँ, 5वां साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है, व्हेन ए सिस्टम undergoes different process and finally comes to initial state। When a system undergoes different process and finally return to initial state। इसका क्या मतलब हुआ तो मतलब इसमें क्या होता है, साइक्लिक प्रोसेस बेसिकली सभी ऑल स्टेट फंक्शन में डेल्टा की वैल्यू 0। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इधर से जा रही है उधर आ रही है, फाइनली उसका डेल्टा क्या रहेगा, 0। मतलब इसमें इन साइक्लिक प्रोसेस ऑल स्टेट फंक्शन बिकम 0। इन साइक्लिक प्रोसेस all state function become 0। जैसे डेल्टा P डेल्टा V 0। लेकिन अगर जैसे वर्क लेंगे तो ये क्या है, पाथ फंक्शन है, ये पाथ फंक्शन है तो नॉट इज इक्वल टू 0। और हीट क्या है, पाथ फंक्शन है तो मतलब नॉट 0। तो आई थिंक तुमको ये समझ में आया होगा साइक्लिक प्रोसेस मतलब। तो आज अपन लोग अपने लेक्चर को इधर ही विराम देते हैं, तब तक के लिए बाय।